रानी सुबह सुबह ऑफिस जा रहे अपने पति का हाथ पकड़े बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपने पति आलोक से कह रही होती है। अजी सुनिए, रात में जल्दी आया कीजिए। वह क्या है ना, मैं आपको समय भी नहीं दे पाती हूँ, घर का काम ही इतना हो जाता है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम मुझे जितना समय देती हो ना उतना ही काफी है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपको समय देती हूँ। सुबह से शाम तक तो मेरा काम ही खत्म नहीं होता, और जब आप ऑफिस से आते हैं तो आते ही खर्राटे भरने लग जाते हैं। क्या हम इस संडे को घूमने चले? नहीं नहीं, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है तो मुझे ना उसमें शामिल होना जरूरी है। अब क्या घूमना फिरना, तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा, बस इतना ही काफी है। तो घूमना फिरना क्यों? धत, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। आलोक अब ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रानी की सास शकुंतला रानी को हॉल से आवाज लगाने लग जाती है। अरे ओ बहू, आज मुझे चाय मिलेगी भी या नहीं? कब से चाय चाय चिल्ला रही हूँ, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। बस आई माँ जी, आप भी ना समझती नहीं है। आपका बेटा ऑफिस जा रहा था। हाँ बस कर। ठीक है, अब जाकर चाय बना ले। आजकल के बच्चे भी कितने बेशर्म हो गए हैं। रानी गांव की सीधी सादी लड़की थी और रानी की शादी को भी 6 महीने हुए थे, लेकिन आलोक अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। कुछ समय बाद ही रानी को यह एहसास होने लगा था कि उसका पति उससे दूर दूर रहता है। एक रोज रात के समय आलोक फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, तभी रानी पीछे से आकर आलोक को डरा देती है। आप डर गए ना आप? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, ये बेहुदा हरकतें ना मत किया करो, लेकिन तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं तो बस आपको डरा रही थी, थोड़ा मस्ती मजाक कर रही थी। आप तो लेकिन गुस्सा ही हो गए। तुम्हें ये मस्ती मजाक लगता है? अब क्या खरी हो, जाओ यहाँ से। देख नहीं रही फोन पे बात कर रहा हूँ मैं। जी मैं आपके लिए खीर लेकर आऊँ, यही पूछने आई थी। हाँ तो लेकर आओ और मेरे सर पे आके रख दो। हेलो, तो तुम क्या कह रही थी? अरे तुम भी ना कैसी बातें करती हो। जहाँ आलोक अपनी पत्नी पर गुस्सा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ आलोक फोन पर जिस किसी से बात कर रहा था उससे बहुत नरमी और प्यार से बात कर रहा था। ये सब रानी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती। एक रोज शकुंतला के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे आराम से कैसे चलकर आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मानो भूकंप आ गया हो। तू भी ना विमला, आंधी की तरह आती है मेरे घर। अरे बात ही कुछ ऐसी है, कल शाम को मैं तेरे घर तो आ नहीं पाई, इसलिए आज सुबह सुबह आ गई। ऐसी भी क्या बात बतानी थी जो सुबह सुबह मुंह उठाकर चली जाई? अब आई है तो चाय पी कर जा। बहू, विमला के लिए 1 कप चाय बना ला। देख शकुंतला, जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ ना, हो सकता है तू उस बात पर विश्वास न करे, बल्कि मुझे उल्टा गालियाँ दे, लेकिन जो भी हो मैं तुझे बता कर ही रहूंगी। वैसे तो तेरी हरकतें है ही गालियाँ खाने वाली। खैर, अब जो बताने आई है वो बता। शकुंतला, कल मैं अपने बेटे के साथ बाजार गई थी। वहाँ मैंने तेरे बेटे आलोक को एक औरत के साथ देखा, जिसके हाथों में हाथ डालकर तेरा बेटा घूम रहा था। और तो और दोनों आइसक्रीम भी खा रहे थे, और पता है वो भी एक ही आइसक्रीम से। माना कि तू मेरी पड़ोसन है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तू हर वक्त मेरे घर में आकर आग लगाती रहे। मुझे पता था तू मुझे ये सुनने के बाद गालियाँ ही देगी, इसलिए मैं अपने घर से रुई लेकर आई हूँ। रुक जा 1 मिनट, कान में लगाने दे, उसके बाद बोलना है जो बोलते रही हो, क्योंकि अब आई हूँ तो चाय पी कर ही जाऊंगी। देख विमला, ये मजाक का समय नहीं है, यहाँ मेरे बेटे बहू का सवाल है। तू सच कह रही है ना? जो तूने देखा वो सच था क्या? वो मेरा बेटा ही था? अरे तेरी मेरी दोस्ती की कसम यार, वो तेरा ही बेटा था। अरे राम रे राम, इस अभागे को एक औरत पसंद आई। अगर ये बात मेरी बहू को पता चल गई तो मेरी सीधी सादी भोली भाली बहू फांसी लगाकर या जहर खाकर अपनी जान दे देगी। लेकिन मैं भी अपनी बहू के साथ हूँ। तू कहती है तो आज शाम हम दोनों बाजार चलते हैं, वहाँ जहाँ मैंने तेरे बेटे को देखा था। अरे इसे तो मैंने एक और दिन देखा था, पर उस दिन नोटिस नहीं किया था। तभी तो मैं कहूँ, इस कमीने की शादी को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक खुशखबरी क्यों नहीं आई? इसका चक्कर तो कहीं और चल रहा है, तो भला ये मेरी बहू पर ध्यान कैसे देगा? अब जब सब कुछ पता चल ही गया है तो इसका इलाज भी मैं ही करती हूँ। आखिर मैं भी तो इसकी माँ हूँ। अब देर शाम शकुंतला और विमला बाजार जाते हैं।
और दोनों ही बाजार में इधर उधर आलोक को ढूंढने लगते हैं। अरे हम भी ना कितने मूर्ख है, वो यहीं क्यों आएगा? कहीं और भी तो जा सकते हैं ना आज। यह भी तो सही कह रही है, लगता है हम बेकार ही आए हैं यहाँ। मुझे तो कहीं तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, ये बाइक से जो औरत उतर रही है, वो बाइक पर बैठा लड़का तेरा बेटा ही है ना? मेरी तो आंखें भी कमजोर हो गई हैं। अरे बाप रे बाप, तूने सही देखा। भले ही तेरी आंखें खराब हो, लेकिन तूने देखा एकदम सही है। यही है मेरा नालायक बेटा। शकुंतला और विमला देखते हैं कि आलोक बाइक पर एक औरत के साथ बाजार आया है और उसका हाथ पकड़कर पूरे बाजार में उसे चूड़ियां, बिंदी, झुमके, साड़ी ये सब दिलवा रहा होता है। अब शकुंतला तो उसे उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं कहती, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि विमला और शकुंतला अपने मुंह को ढके हुए उन दोनों के पीछे पीछे हैं। आलोक, मुझे ना ये वाली साड़ी बहुत पसंद आ रही है। हम परसों शादी कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यही लाल साड़ी पहनूं। एकदम परफेक्ट, इसमें तुम ना एकदम राजकुमारी लगोगी। वैसे मैंने पंडित जी से बात कर ली है, कल शिव मंदिर में ना हम शादी करेंगे। और जन्मों जन्मों के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। वैसे जैसे तुम बता रहे हो, तुम्हारी भोली भाली पत्नी मुझे एक्सेप्ट तो कर ही लेगी ना। तुम चिंता क्यों करती हो? वैसे भी उसे भाव तो मैं देता नहीं। वो घर में पड़ी रहती है, वो भी एक नौकरानी की तरह। पूरे दिन बस काम करती रहती है और कुछ होता ही नहीं उससे। ना कपड़े पहनने का सेंस है, ना बोलने का ढंग है। बस हमेशा कहती है हम तुम्हारे हैं सनम। क्या नॉनसेंस वाली बातें करती है। सेंस नाम की तो कोई चीज है ही नहीं उसके अंदर। शकुंतला विमला पास में ही खड़े होते हैं और वो दोनों ये सारी बातें सुन लेते हैं। शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो दोनों अब मन बना चुके थे कि वो इस शादी को तोड़कर ही रहेंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। 2 दिन बाद शकुंतला विमला सुबह सुबह ही मंदिर पहुंच जाते हैं। रानी भी उनके साथ ही होती है। माँ जी, सुबह सुबह हम यहाँ क्यों आए हैं? कहीं आप गरीबों को खाना तो नहीं खिला रही? तुझे जितना कहा है उतना कर, अपना मुंह ढक ले। माँ जी, कहीं हम माता रानी की मूर्ति चुराने तो नहीं आए हैं, या फिर हम शिव पार्वती जी की मूर्ति चुराने आए हैं? बहू, बहुत मेहरबानी होगी कि तू अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसा करने आए हैं जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू किसका इंतजार कर रही है? तेरा बेटा तो वहाँ पर फेरे ले रहा है। कहाँ है मेरा बेटा? और बताओ, मैं उसके आने का इंतजार कर रही हूँ, यहाँ वो फेरे ले रहा है। बस आखिरी फेरा बचा है, 6 फेरे तो हो चुके। और ये आखिरी फेरे अगले जन्म में तो क्या, उसके भी अगले जन्म में नहीं होंगे, 7 जन्म तक नहीं होंगे। क्यों आलोक? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपको किसने बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ? अरे शकुंतला के बेटे, कल तू ही तो बक रहा था बाजार में कि तू शादी करने वाला है, वो भी शिव पार्वती के मंदिर में। लेकिन ये बात तो मैंने इसको कही थी, तो ये बात आप लोगों को पता कैसे चला? कहीं आप लोग मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे? अब जासूसी वाले काम करेगा तो क्या तेरी आरती तो उतारी नहीं जाएगी? और लड़की, तू एक शादीशुदा आदमी को फंसा रही है, उसका घर उजाड़ रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और प्यार में सब कुछ चलता है। बड़ी आई प्यार करने वाली। अरे प्यार की अंधी नहीं, बल्कि तू अकल की भी अंधी है। अरे इस मासूम औरत की बददुआ लगेगी ना तो तू जलकर भस्म हो जाएगी। रानी बहू, मार इसे। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? आपको मैं पसंद नहीं ना? ये बात आप पहले बोल देते। आपको शादी करनी है तो कर लीजिए, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? रानी, मेरी बात को समझने की कोशिश करना तुम। मुझे जैसी लड़कियाँ पसंद है ना, वैसी लड़की तुम नहीं हो। और मैं माँ से शादी से पहले भी कहता था कि माँ मुझे मॉडर्न लड़की से शादी करनी है, उन्होंने तुमसे करवा दी। मुझे लगा ही था। ठीक है, मैं ही आपकी जिंदगी से जा रही हूँ, अब आप खुश रहिए। इतना बोलकर रानी मंदिर से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ 7वां फेरा अब शुरू ही हुआ था, लेकिन शकुंतला जलते हवन में पास रखे लोटे का पानी उसमें डाल देती है और पानी डालते हुए शकुंतला कहती है, मेरी बहू की सौतन की शादी स्वाहा, 6 फेरे रहते हुए स्वाहा। अभी भी शर्म बची है ना तो शादी रोक दे, वरना कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। बहुत हो गया ड्रामा, मुझे इतना ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। आलोक, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे घर में मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुमने मुझसे शादी करने का वादा क्यों किया? तुम अगर अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहते, 7वां फेरा ले लो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं एक पल को अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम जा सकती हो। वैसे भी रानी का बहुत दिल दुखा दिया है मैंने। उस बेचारी के साथ मैंने कितना बुरा किया, फिर भी उसके मुंह से मेरे लिए एक बद्दुआ नहीं निकली और वो बिना कुछ बोले ही चली गई।
इतना बोलकर आलोक नेहा को मंदिर में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और घर आकर देखता है कि रानी अपना सामान पैक कर रही होती है। ऐसे में आलोक अपनी पत्नी की तरफ देखकर उसे बड़े ही प्यार से गले लगाता है और उससे माफी भी मांगता है। लेकिन रानी भी आलोक को माफ करके अपने मायके चली जाती है और आलोक को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसने एक साथ कई जिंदगियों को बर्बाद किया है। पायल बहुत ही सुंदर थी और साथ ही मॉडर्न ख्यालात की थी। पायल की शादी रवि नाम के लड़के से होती है। पायल के ससुराल में वो उसके पति के अलावा ससुर मिथिलेश और सास सरला रहते थे। जहाँ वो मॉडर्न विचार की थी तो वहीं उसके ससुर बहुत ही पुराने विचार वाला था। शादी के बाद पायल ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली थी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। एक दिन पायल जीन्स पहनकर कहीं बाहर जा रही होती है, तभी सरला उसे टोकती है। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। वो क्या है ना, आज मेरे दोस्त के घर पर छोटी सी पार्टी है तो बस वहीं जा रही हूँ। पार्टी में जा रही है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या पहना है तूने? माँ जी जीन्स और क्रॉप टॉप है। अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तूने जीन्स और छोटा सा टॉप पहना है, लेकिन ये सब पहनकर बाहर नहीं जाना है। पर माँ जी क्यों मैं इसको पहनकर बाहर नहीं जा सकती हूँ? इन कपड़ों में क्या खराबी है? खराबी तो कुछ भी नहीं है, बस हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। अगर तुझे पार्टी में जाना है तो साड़ी पहनकर जा, ये सब पहनकर नहीं जाना है। सरला की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना बैग वहीं फेंककर अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद करके सो जाती। समय बीतता है और सरला आए दिन पायल को कपड़ों के लिए टोकती रहा करती। एक दिन पायल फर्श पर बैठकर पोछा लगा रही थी, तभी पायल का ससुर मिथिलेश वहाँ आता है और पायल के कपड़े को देखकर गुस्से में कहता है, हे भगवान, ये क्या देख लिया? आजकल की बहुओं को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। साड़ी पहन लेगी तो घिस जाएगी क्या? लेकिन नहीं, इनको तो बस अपनी कमर दिखानी होती है। पता नहीं क्या होगा आजकल के लोगों का। राम राम राम। मिथिलेश खांसते हुए सरला के पास जाने लगता है। मिथिलेश की खांसने की आवाज सुनकर पायल मिथिलेश को कहती है, क्या हो गया ससुर जी? आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सरला को पानी लाने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है ससुर जी। पायल इतना बोलकर अपने कामों में लग जाती है और मिथिलेश भी सरला के पास चला जाता है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, शर्म तो जैसे बेच खाया है इन्होंने। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आज भी दफ्तर में किसी से लड़ाई करके आए हो क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं रोज दफ्तर से लड़ाई करके आता हूँ? लड़ाकू हूँ मैं? नहीं जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस बस तुम्हारा मतलब सब समझ में आता है मुझे। तुम अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं हो? अरे बहू है हमारे घर की, कपड़े सही से पहनेगी तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? यही बोलकर तो मेरी जिंदगी बद से बदतर बना दी है। मेरी मर्जी का कुछ भी करने नहीं दिया। इस घर में रहने से अच्छा होता कि मैं घर छोड़कर चली जाती। क्या हो गया तुम्हें? क्या सोचने लग गई? तुम मेरी बातों को सुन भी रही हो या नहीं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो आपकी बातें सुन रही हूँ। अब क्या कर दिया बहू ने? क्या हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हो गया? अरे साड़ी पहननी नहीं आती है तो तुम्हें उसे सिखानी चाहिए ना। पोछा कम लगा रही है, कमर ज्यादा दिखा रही है। अगर साड़ी से इतनी दिक्कत है तो उसको जींस पहनने देते ना। बेचारी की हालत भी मेरे जैसी ही कर दी है। फिर सोचने लग गई? अरे जाके तुम कुछ बोलोगी या फिर? आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर उसको समझा दूंगी। आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सरला इतना बोलकर पायल के पास जाती है और उसे साड़ी सही से पहनने के लिए बोलकर घर के कामों में लग जाती है। सरला के जाते ही पायल खुद से कहती है, लगता है माँ जी और ससुर जी दोनों का दिमाग खराब हो गया है। एक खांसते हुए कमरे में चले गए हैं तो ये माँ जी यहाँ आकर मुझे साड़ी पहनने के लिए बोल गई हैं। हो क्या रहा है इस घर में? पहले जीन्स के लिए मना किया, अब साड़ी में कमी निकाल रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों बाद इस घर में पागल हो जाऊंगी मैं। पायल खुद से बात करते हुए घर का सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में जाकर अलमारी की सफाई करने लगती है। अपनी अलमारी साफ करते हुए उसे उसकी पसंदीदा जीन्स मिलती है और वो उसे गले लगाकर खुद से कहती है, हाय मेरी प्यारी जीन्स, इन लोगों की मेहरबानी से मैंने इस जीन्स को एक बार भी नहीं पहना है। ना जाने इस जीन्स को मैं कब पहनूंगी। एक काम करती हूँ, मैं और रवि जी घूमने का प्लान करते हैं और फिर मैं ये जीन्स पहनकर उनके साथ घूमने चली जाऊंगी। आज ही मैं उनसे बात करती हूँ। पायल घड़ी की तरफ देखकर रवि के आने का इंतजार करती है। शाम को रवि अपने काम से आता है और अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है।
कुछ देर बाद खाना खाकर अपने कमरे में वो चला जाता है। रवि के पीछे पीछे पायल भी कमरे में आती है। रवि जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं यार, कल बात करते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ यार, मुझे आराम की जरूरत है, ना कि तुम्हारी बकवास बातें सुननी है। लो हो गया सियापा, ये क्या मेरी बात सुनेंगे? इनको तो मेरी बातें बकवास ही लगती हैं। अगर इनको मैं अपना प्लान बताऊंगी तो वो और ज्यादा बकवास लगेगा। रहने दे पायल, तू इस साड़ी के लिए ही बनी है। साड़ी पहन और अपनी जिंदगी निकाल दे साड़ी में। पायल खुद से बात करते करते सो जाती है और अगले दिन रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन पायल सरला के कमरे में सफाई करने जाती है। सफाई करते हुए उसे पलंग के नीचे एक बॉक्स नजर आता है और बॉक्स को देखकर वो खुद से कहती है, अरे ये इतना बड़ा बॉक्स माँ जी के कमरे में क्या कर रहा है? वो भी ऐसी जगह जहाँ किसी की नजर नहीं जा पाए। आखिर इस बॉक्स में है क्या? पायल उस बॉक्स को निकालती है और जैसे ही वो बॉक्स खोलने वाली होती है तभी सरला कमरे में आ जाती है। बहू, तू ये क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके कमरे में सफाई करने आई थी। सफाई करते समय मुझे ये बॉक्स मिला, बस उसको खोल रही थी। सफाई करने? तुझे किसने कहा है कि मेरे कमरे की सफाई करने के लिए आ? आगे से मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बॉक्स को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब मेरे कमरे से बाहर निकल। आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो माँ जी मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं? कहीं कोई खजाना तो नहीं छुपा रखा? अब तो इस बॉक्स का राज मैं पता लगा कर रहूंगी। आखिर इस मामूली से बॉक्स के पीछे मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हैं ये? क्या हुआ? यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। सरला पायल को कमरे से भगा देती है। पायल को सरला के इस बर्ताव से बहुत अजीब लगता है और बॉक्स के पीछे का राज जानने के लिए वो मौका देखने लगती है। कुछ दिनों बाद सरला किसी काम से बाहर गई होती है। उसी दिन पायल मौका देखकर सरला के कमरे में जाती है और बॉक्स खोलती है तो उसमें एक पुरानी जीन्स निकलती है। जीन्स देखकर खुद से पायल कहती है, इतनी पुरानी जींस, वो भी माँ जी के कमरे में। आखिर ये जीन्स किसकी है? घर में मेरे और माँ जी के अलावा तो कोई और औरत है भी नहीं, और इसको देखकर लगता नहीं है कि ये ससुर जी की जीन्स होगी। ये किसकी जीन्स है? पायल खुद से बात कर ही रही होती है तभी सरला अपने कमरे में आती है और पायल को अपने कमरे में देखकर गुस्सा करती है। मेरे कमरे में आने के लिए मना किया था ना, और ये जीन्स ये क्यों निकाला है तूने? एक मिनट माँ जी, आप गुस्सा तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया है। और आखिर ये जीन्स किसकी है और आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हैं? ये मेरी पुरानी जीन्स है। मुझे जीन्स पहनना बहुत पसंद था, लेकिन मेरे सास ससुर की वजह से मुझे बस साड़ी में ही जिंदगी निकालनी पड़ी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने मन से रहे, लेकिन तेरे ससुर की वजह से तू भी मेरे जैसी ही रह रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और रही बात जीन्स की, तो वो कभी और हम दोनों अकेले में पहनकर पार्टी कर लेंगे। पायल की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पायल को गले लगा लेती है। जब पायल के पति और ससुर घर में नहीं होती तो दोनों सास बहू अपनी जीन्स पहनकर पार्टी करते हैं और इस तरह से सास की पुरानी जीन्स का राज खुल जाता है। सुनीता एक बहुत ही छोटे गांव में रहती थी। वो अपनी बेटी और एक बेटे के साथ रहा करती थी। सुनीता का बेटा थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और उसी से सुनीता का घर चलता था। एक दिन सुनीता के घर उसकी भाभी रश्मि आती है। ननद जी, इतने दिन हो गए हैं और आप तो जैसे अब अपने मायके आना ही भूल गई हो। ऐसी बात नहीं है रश्मि, वो क्या है ना, जब से उनका देहांत हुआ है तब से ही कहीं आना जाना नहीं होता है। बस घर में ही मेरी पूरी दुनिया बन गई है। अब घर का खर्चा भी तो उठाना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये तो होता ही है। वैसे मैंने सुना है कि अजय थोड़ा बहुत तो कमा ही लेता है और अब घर का खर्च तो अजय ही उठाता है। मतलब अजय को अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हो ही गया है ना। हाँ, पिता के जाने के बाद तो अजय खुद ही समझदार हो गया है। उसे कुछ भी समझाना भी नहीं पड़ता मुझे, तो वो सब खुद देख लेता है। वैसे इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ रश्मि? ननद जी, एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आया है हमारे अजय के लिए। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बहुत ही समझदार है और ऊपर से उसे घर का सारा काम आता है। अचानक से शादी कैसे? हाथ में पैसे ही नहीं है तो शादी कैसे कर दें अजय की? और ऊपर से जरूरी थोड़ी है कि लड़की वालों को हमारा अजय पसंद ही आए। ये सब इतनी जल्दबाजी में नहीं होता। हाँ ननद जी, समझ रही हूँ, ये सब जल्दीबाजी में नहीं होता है, लेकिन रिश्ता अच्छा मिल जाए तो देर भी नहीं करनी चाहिए।
और तो और अजय के लिए रिश्ता सामने से ही आ रहा है। और अगर आप मेरी मानो तो आपको अजय की शादी की बात अब चला ही देनी चाहिए। अरे अब अजय की उम्र भी तो हो गई है शादी करने की। अजय की उम्र हो रही है, लेकिन चंचल भी तो घर में ही है। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि घर में लड़की बैठी है और लड़के के हाथ पीले करवा दिए जाएं। पहले चंचल के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखते हैं। चंचल अभी बच्ची है, उसकी ये कोई उम्र नहीं है शादी करने की। और रही बात अजय की शादी की, तो आप पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती। अजय के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है ना कि आप लोग दिया लेकर भी ऐसी लड़की देखोगे अजय के लिए तो भी नहीं मिलेगी। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन शादी ब्याह में कितना खर्चा होता है। यहाँ तो अभी हमारे खाने के ही लाले पड़े हुए हैं, और ऐसे में मैं अजय की शादी के बारे में आखिर कैसे सोचूं? अरे ननद जी, आप तो रहने ही दो। अब जैसा चल रहा है बाद में भी वैसा ही चलेगा। और एक काम करती हूँ, लड़की वालों से मिलवा ही देती हूँ, और जितनी जल्दी शादी तय हो जाए उतना ही अच्छा होगा। हाँ, अभी तो फिलहाल बात ही आगे चला, आगे की बाद में देखते हैं कि आखिर करना क्या है। अपनी भाभी की बात सुनकर सुनीता अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए मान जाती है। अजय के लिए नंदिनी नाम की लड़की मिलती है जो सुनीता को बहुत ही पसंद आती है। जब अपनी पसंद की ही लड़की मिल जाती है तो सुनीता भी अब शादी में देरी नहीं करती और चट मांगनी पट ब्याह करवा देती है। नंदिनी भी अपने ससुराल में आकर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद नंदिनी की ननंद भूमि रात में पढ़ रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। भाभी देखो ना, कल मेरा एग्जाम है और आज लाइट चली गई। मैंने तो अभी तैयारी भी नहीं की, कुछ करो ना भाभी। अगर लाइट नहीं आई तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगी? कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना ना। कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ने से ज्यादा दिमाग में जाता है। और अभी आराम से सो जाओ, थोड़ा दिमाग को भी शांति मिल जाएगी। भाभी यही तो परेशानी है, मुझसे सुबह तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा लगता है वापस जाकर सो जाऊं। तभी तो मैंने सोचा कि आज रात में ही एक बार पढ़ लेती हूँ अच्छे से। फिर तो ये बहुत ही गलत हुआ तुम्हारे साथ। अब पढ़ाई कैसे करोगी तुम? भाभी इसलिए तो मैंने आपसे मदद मांगी। आप कुछ करो ना कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ और सुबह जल्दी उठना भी ना पड़े, क्योंकि इस बार मेरे लिए एग्जाम बहुत जरूरी है। तुम यहीं रुको, मैं लालटेन लेकर आती हूँ। लालटेन की रोशनी में आराम से पढ़ लेना। भाभी लालटेन से रोशनी तो मिल जाएगी, लेकिन गर्मी का क्या करूँ मैं? मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि पढ़ने बैठी तो पूरी किताब ही पसीने से गीली हो जाएगी। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो भूमि? मैं हूँ ना। जब मैं हूँ तो इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी लालटेन लाती हूँ। तुम पढ़ने बैठ जाना और फिर मैं तुम्हारी गर्मी का हल निकालती हूँ। बस तुम अब अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना। नंदिनी की बात सुनकर भूमि बहुत खुश होती है। थोड़ी देर में नंदिनी लालटेन भूमि के पास रख देती है और वो पढ़ने लग जाती है। और तभी भूमि के आसपास एक गीली साड़ी बांध देती है और साड़ी के पीछे हाथ वाले पंखे से उस रस्से को बांध देती है, जिससे वो पंखा चलता रहे और भूमि को ठंडी हवा मिलती रहे। वाह भाभी, क्या जुगाड़ किया है आपने। आपके जुगाड़ से तो लाइट आने की खुशी भी नहीं होने वाली। सच भाभी, आप बहुत ही अच्छी हो। इतनी बड़ी मुश्किल से ये चुटकियों में सुलझा दिया आपने। अपने भाभी का जुगाड़ देखकर भूमि काफी खुश हो जाती है और पढ़ने लगती है। इसी तरह नंदिनी अब घर के कामों में जुगाड़ करती, इसलिए जो काम अब असंभव होता वो नंदिनी बड़ी आसानी से उसे संभव बना देती। एक दिन नंदिनी के साथ सुनीता आती है और कहती है, बहू आज खाने में क्या बना रही है तू? माँ जी, मैं तो सबके लिए दाल चावल और आलू की सब्जी रोटी बना रही हूँ। आपको कुछ और खाना है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। बहू खास बनाना तो कुछ नहीं है, मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि वो लकड़ियाँ बहुत ही कम है, तो खाना ऐसा कुछ बना जिसे बीच में अगर लकड़ी खत्म भी हो जाए तो दिक्कत ना हो। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं एक ही पतीले में दाल चावल दोनों बना दूंगी और आलू को आग में डालकर भून लूंगी और उससे चोखा बना दूंगी। रोटी भी जल्दी से सेक लूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे घर की बहू है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मेरे घर मेरे बेटे की पगार से ज्यादा तेरे जुगाड़ से काम चलता है। तेरे पास हर चीज का जुगाड़ जो है। माँ जी, जुगाड़ हर उस लड़की के पास होता है जो एक गृहिणी होती है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि मेरे पास थोड़े बहुत जुगाड़ ज्यादा ही हैं। अच्छा चल ठीक है, अब तू अपना काम कर ले, मैं तुझे और परेशान नहीं करूँगी। नंदिनी ने अपने जुगाड़ के जरिए अपनी सास के दिल में बहुत ही अच्छी जगह बना ली थी। सुनीता अपनी बहू से बहुत ज्यादा खुश थी। सब कुछ ऐसे ही अच्छे से चल रहा होता है।
कुछ दिनों बाद सुनीता और उसका बेटा अजय दोनों नंदिनी और भूमि को बुलाते हैं और कहते हैं, नंदिनी, आज शाम को बहुत अच्छा खाना बनाना और पूरी तैयारी कर लेना, क्योंकि आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं हमारी भूमि को देखने के लिए। हाँ, और लड़का ही बहुत अच्छा कमाता है, शहर में उसका अपना घर भी है, तो ध्यान रहे किसी भी चीज की कोई कमी ना आए और गलती से भी कोई गलती ना हो। बस आज भूमि का रिश्ता तय हो जाए। घर में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि शाम को भूमि के लिए लड़के वाले आने वाले थे। शाम होते होते मौसम ऐसा बदलता है कि बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है और खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां उन्होंने इकट्ठी करी थी वो सारी गीली हो चुकी थी। सुनीता, भूमि और नंदनी अब बहुत परेशान थे कि तभी अजय का फोन आता है और वो फोन पर बात करते हुए कहता है, अरे लड़के वाले बस आधे घंटे में आते ही होंगे। अरे वो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, इसलिए बरसात से ना उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हे भगवान, सब कैसे ठीक होगा। यहाँ लड़के वाले आने ही वाले हैं और घर में कुछ भी खाने को नहीं बना। भूमि को देखने के लिए आ रहे हैं और हम उनकी खातिरदारी भी ना कर सके तो नाक कट जाएगी हमारी। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकालती हूँ और खाना बनाती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी रसोई में जाती है और उसे लालटेन दिखता है। तभी नंदिनी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो 5 लालटेन को एक साथ करके उनके ऊपर से लोहे का जाल लगाकर नंदिनी उस पे पुलाव बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब खाना बन जाता है तो वहाँ सुनीता आती है और सारा खाना बना हुआ देखकर हैरान होते हुए कहती है, अरे लालटेन से खाना बनाने वाली बहू तो सच में मेरे ही जुगाड़ू बहू हो सकती है। आज इतनी बड़ी मुसीबत से बहू तूने अपने जुगाड़ से हमें निकाल दिया। उमा अपनी बेटी और बहू के साथ रहा करती थी। उमा ने अपनी बेटी राजेश की कुछ ही महीने पहले शादी की थी और उस शादी से उमा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे उमा, कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे विमला, यहीं बैठी हूँ, बरामदे में आ जा। अरे उमा, क्या कर रही है? आजकल तो आती ही नहीं है। अरे विमला, तू तो जानती है अभी बहू नई है तो उसे बहुत सी चीजें पता नहीं है। अरे हाँ, तू सही कह रही है, अभी तो कुछ दिनों से चीजें बतानी होगी। विमला तो उमा के घर उसका हालचाल लेने आती है। अब विमला के जाते ही उमा का बेटा राजेश बाहर जाने लगता है। तभी उमा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा राजेश, कहाँ जा रहा है? आज तो तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना? तो क्या अब मैं घर से बाहर भी न जाऊँ? हर वक्त टोकना जरूरी है क्या? जब देखो तब किसी न किसी बात को लेके टोकती रहती हो आप। अरे मैं तो ये कह रही थी कि बाहर जा ही रहा है तो मेरी दवा चला गया। अरे माँ जी रुको, मैं अभी फोन करती हूँ और दवा लाने के लिए कह देती हूँ। नहीं बहू, रहने दे, जब मैं शाम में उधर जाऊंगी ना तो अपनी दवा ले आऊंगी। इनका बिहेव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो माँ जी से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? राजेश को उसकी माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसका मन वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, कभी भी कोई उसे टोकता तो उसे गुस्सा आ जाया करता। बहू, अभी तक राजेश नहीं आया क्या? सुबह से गायब है, ना जाने लड़का कहाँ चला जाता है। माँ जी मैंने भी फोन किया था लेकिन उनका फोन लगा ही नहीं, ना जाने कहाँ है। मुझे भी चिंता हो रही है। सास बहू के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी राजेश नशे में घर आता है। अरे माँ, क्या बात है, आप गेट पर क्यों खड़ी हो? कोई आने वाला है क्या? अब तूने पीना भी शुरू कर दिया अपने आवारा दोस्तों के लिए? ना माँ ना, मेरे दोस्तों को आवारा कुत्ता मत कहो माँ। एक वही तो है जो मुसीबत में मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। हाँ क्यों नहीं, उन आवारा लड़कों ने ही तुझे बिगाड़ा है और तुझे भी वही अच्छे लगते हैं। माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप बहुत बोलती हो। कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? अरे आप मुझे अपनी जिंदगी खुद से जीने दोगी कि नहीं? मैं पहले ही बोल देता हूँ माँ कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, कल से मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। तू कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? उमा को अपने बेटे की ये बात बुरी लगती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चे की कभी फिक्र करना नहीं छोड़ती है। अब अगली ही सुबह उमा अपनी बहू मुस्कान से उठते ही पूछती है, बहू राजेश ठीक तो है ना? अभी तक उठा नहीं क्या? उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, जा ही रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आपको आपके पैसे समय पे मिलते रहेंगे। मुझे माँ जी के लिए बुरा लगता है, वो इतने प्यार से कुछ भी पूछती हैं और ये है कि इन्हें माँ की वैल्यू ही नहीं है। बहू जाकर राजेश के लिए कुछ बना दे, वरना उसकी आदत है वो बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाएगा। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ, आप चिंता ना करो और आपके लिए चाय भी लेकर आती हूँ।
नहीं बहू, पहले उसे देख ले, मैं तो घर में ही हूँ, मुझे कहाँ ही जाना है। उमा अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और करे भी क्यों ना, माँ बेटी का रिश्ता होता ही इतना प्यारा है। अब ऑफिस जाते वक्त राजेश अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे 2 दिन के लिए नैनीताल जाना है अपने ऑफिस की तरफ से, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। जब मेरे पैसे आएंगे ना तो मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ अभी देती हूँ, रुक जा। मुझे माँ जी और इनके बीच का प्यार देखकर अपनी माँ की याद आती है। माँ जी तो इनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इन्हें ना जाने क्या हो जाता है, ये माँ जी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अब जब उमा राजेश को पैसे देती है और राजेश जाने लगता है तो वो अपने जूते के फीते बांधने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, वैसे ही उमा को लगता है कि राजेश उसके पाँव छू रहा है और उमा भी अपने बेटे के सर पर हाथ रख कर कहती है, तू हमेशा खुश रह और तुझ पर कोई आँच न आए। कभी तुझ पर कोई मुसीबत भी आए तो वो मुसीबत मुझसे होकर गुजर जाए। मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हो गया इनका प्रवचन स्टार्ट। मैं अपने जूते के फीते बांध रहा था, ना कि आपके पाँव छू रहा था। आप भी ना, कहीं भी आपको चैन नहीं मिलता है। अरे कहीं तो जाने दिया करो चैन से। आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और माँ का आशीर्वाद तो किसी वरदान से कम नहीं होता। तुम भी माँ की भाषा बोलने लग गई। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा समय वेस्ट मत करो तुम लोग। आप दोनों अपना ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद ही राजेश घर से निकल जाता है और जाते जाते खुद से कहता है, अच्छा हुआ माँ को बस 2 दिन का बताया है, वरना अगर 4-5 दिन का बोलता तो अचार रोटी ये सब बांध के दे देती। अरे माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि उनकी ऐसी ही आदत है, तो आप क्यों उदास हो रही हैं? बहू, मैं राजेश के लिए उदास नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है बस। राजेश ठीक से पहुँच जाए नैनीताल। मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी जब वो पहुँचेंगे। अब राजेश देर शाम अपनी पत्नी मुस्कान को फोन करता है और मुस्कान से बातें कर रहा था। अपना ध्यान रखना, मुझे आने में ना 4-5 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? तुम तो 2 दिनों के लिए जा रहे हो। अरे माँ की आदत तो तुम जानती हो ना कि वो कैसी है। चलो मैं तुम्हें ना बहुत मिस करूंगा। अच्छा लो, माँ से बात कर लो, माँ जी आपसे बात करना चाहती हैं। अरे यार रखो फोन, क्या माँ से बात करना चाहते हो? अरे माँ से मैं घर पे परेशान रहता हूँ, कम से कम यहाँ तो जीने दो चैन से। राजेश इतना बोलने के बाद ही फोन कट कर देता है और इधर उमा को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने कामों में लग जाती है। और अब देर रात उमा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो हॉल में इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है और उमा हॉल में गिर जाती है। अब अगली सुबह मुस्कान अपनी सास को हॉल में देखती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना माँ जी? माँ जी सांसें क्यों नहीं ले रही हैं आप? और उनकी बॉडी भी पूरी तरह ठंडी हो गई है। इधर मुस्कान राजेश को फोन कर रही थी, लेकिन राजेश मुस्कान का फोन काट रहा था क्योंकि मुस्कान उमा के फोन से राजेश को फोन कर रही थी। अब जब राजेश कॉल करता है तो मुस्कान राजेश को कहती है, आप कहाँ हैं? माँ जी की। अरे मुझे परेशान क्यों कर रही हो? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। और माँ जी को कहना कि मुझे फोन करके परेशान ना करे। उमा के यूं अचानक मौत के बाद मुस्कान अपनी सुध-बुध खो देती है और अब 2 दिन बाद राजेश घर आता है और अपने घर में आस पड़ोस वालों को देखकर अपनी पड़ोसन विमला से कहता है, अरे ओ विमला आंटी, यहाँ क्यों ऐसे बैठी हो? ऐसा लग रहा है कोई मातम है। अरे क्यों बैठी हो मेरे घर में? जाओ यहाँ से। आ गया तू? वैसे घर में इतने लोग क्यों हैं? मुस्कान क्या बात हो गई? तुम ठीक तो हो ना? और माँ कहीं नजर नहीं आ रही? माँ जी नहीं रही, मैं उनका ध्यान नहीं रख पाई। अब राजेश को जब ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ 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 क्यों नहीं रही है? मैं कितना बुला रहा हूँ उनको, लेकिन वो आ नहीं रही। क्यों? क्या क्या सच में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उनको दुख देता था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैं उनसे परेशान भी रहता था क्योंकि वो मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही करती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जाए। माँ क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के? माँ आपके बिना मेरा क्या होगा? कौन मुझे बार बार पूछेगा? अरे मैं तो इसलिए आप पे गुस्सा करता था ताकि आप मुझसे पूछो, मुझे डांटो, लेकिन आप मुझे छोड़ के चली गई। माँ जी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। जब मैंने आपको फोन किया और आपने मेरा फोन कट करके फोन बंद कर दिया था। राजेश को जब ये पता चलता है कि उसकी माँ उमा उसे छोड़कर जा चुकी है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन जो सच था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था।
माँ ने अपने बेटे को अपनी उम्र तो लगा दी, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी कभी भी कदर नहीं समझी। प्रीति को बहुत ज्यादा जुकाम होता है और वो बार बार भांप लिए जा रही होती है। तभी प्रीति की माँ नीलम अदरक में नमक लगाकर लाती है और प्रीति को देती है। माँ ये क्या है? बेटा ये अदरक है, नमक लगाकर लाई हूँ, खा ले, तेरी नाक खुल जाएगी। माँ ये अदरक कितना कड़वा होता है, नहीं मुझसे नहीं खाया जाएगा। वैसे भी पूरे मुंह का स्वाद खराब हुआ पड़ा है, और अब ये और खा लूंगी तो पता नहीं कौन सी आग निकलेगी मेरे मुंह से। अरे ये खाएगी तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, अदरक बहुत फायदेमंद होता है। चल अब जल्दी से खा ले, तुझे भी अच्छा लगेगा खाने के बाद। प्रीति जैसे ही अदरक खाती है तो उसे जुकाम से थोड़ी राहत मिलती है। माँ ये तो सच में रामबाण नुस्खा है, आपने मुझे पहले ही अदरक दे देना चाहिए था ना। इतनी देर से जुकाम में तड़प रही थी, अदरक खाती तो कम से कम आराम तो मिल जाता ना। अरे अदरक के बहुत फायदे होते हैं। अब एक काम करियो कि अदरक हर घंटे में नमक लगाकर खाती रहियो, ठीक लगेगा तुझे। ठीक है माँ, एक बार में ही इतना बढ़िया असर मिला है, अब तो बार बार खाया करूँगी ना। प्रीति को अदरक और नमक इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि अब वो हर रोज अदरक खाया करती है। कुछ दिनों बाद प्रीति रसोई में अदरक लेने जाती है। अदरक अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसको बार बार जबान पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं अदरक की चटनी बना लेती हूँ, और वो भी ज्यादा अच्छी लगेगी। प्रीति अब अदरक की चटनी बना लेती है, जो कि प्रीति को और भी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए अब प्रीति अदरक की चटनी को एक छोटे से डब्बे में डाल लेती है, और जब कभी बाहर जाती है तो अदरक की चटनी ही खाती रहती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद प्रीति अपने बॉयफ्रेंड ललित के साथ एक कैफे में जाती है, और वो दोनों बहुत ही अच्छा खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते प्रीति चटनी भी खा रही होती है। ये तुमने डब्बे में क्या रखा हुआ है? एक बाइट खा रही हो, फिर खाना खा रही हो और इसे चाटते जा रही हो, क्या है ये? अरे ये तो अदरक की चटनी है, मुझे तो बहुत मस्त लगती है। मैं तो इसे रोज खाती हूँ, गला भी ठीक रहता है। अदरक की चटनी खाने से तुम भी खाओ। पागल वागल हो गई हो क्या? मुझे बस अदरक की चाय पसंद है, और उसके अलावा ना मुझे ये सब नहीं पसंद है। और तुम तो यहाँ अदरक की चटनी खा रही हो, कैसे खा लेती हो तुम ये सब? इसमें दिक्कत क्या है? हम जैसे मोमोज की चटनी खाते हैं वैसे ही ये भी खाती हूँ मैं। मोमोज की चटनी तो हमारे लिए ठीक भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी खाते हैं ना हम, और यहाँ तो मैं कुछ अच्छा ही खा रही हूँ। लोग अच्छे से ज्यादा ना स्वाद पे ध्यान देते हैं, और तुम मोमोज की चटनी के साथ अदरक की चटनी खा रही हो। अरे कैसा लगता है खा के? कहाँ मोमोज की चटनी और कहाँ ये? तुम तो रहने ही दो, अभी कुछ बकवास खाने को बोल दो, लाइन में सबसे आगे तुम ही खड़े मिलोगे, और कुछ अच्छा बोल दे तो भागते हुए मिलोगे तुम। मुझे ये बकवास चटनी से ना अच्छा यहाँ से भागना पसंद होगा, तुम ही खाओ ये। प्रीति अब कहीं भी अदरक की चटनी खाने लगती है, और जब कोई प्रीति को टोकता है तो प्रीति उसे ही सुनाने लगती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद प्रीति की सहेली पूजा उसके घर आती है और प्रीति से कहती है, यार प्रीति, तू तो इतने टाइम से गायब हो गई है। मैं तुझे कॉल भी करती हूँ, ना तू मेरी कॉल उठाती है और ना ही मुझे कॉल बैक करती है तू। यार बस ऐसे ही, जब से जॉब करने लग गई हो ना, तब से तो दोस्ती यारी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। जॉब से घर, घर से जॉब, बस यही करती रहती हूँ। हाँ ये तो है। और बता, ठीक है तू? हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, आज इतने दिनों बाद अपनी दोस्त की याद कैसे आ गई? तू ठीक तो है ना? खुद तो आती नहीं, और मैं आई हूँ तो मुझे ताना दे रही है। वैसे ये सब छोड़ और ये बता, तुझे मेरा बर्थडे याद है या नहीं, या तू मेरा बर्थडे भूल गई है? यार सॉरी, वैसे तो मैं भूल ही गई थी, अभी तूने बताया तो मुझे याद आया। मुझे पता था तू मेरा बर्थडे भूल जाएगी, तभी तो मैं खुद तेरे घर अपना बर्थडे कार्ड देने आई हूँ। सोमवार को मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे पार्टी दे रही हूँ जिसमें तुझे आना ही आना है। चल ठीक है, तू खास यहाँ मुझे अपने बर्थडे के लिए बुलाने आई है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब तो खुश है ना तू? हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं अपने बर्थडे पार्टी वहीं अपने अड्डे पर दे रही हूँ जहाँ अब तक हमने सारी पार्टी करी है, क्लब में। तो तू वहाँ टाइम से आ जाइयो, 7 बजे ठीक, लेट मत करियो। प्रीति अपनी सहेली पूजा के बर्थडे में जाने के लिए मान जाती है, और जब सोमवार आता है तो प्रीति तैयार होकर पूजा की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। वहाँ अपने पुराने दोस्तों के साथ प्रीति खूब एंजॉय करती है, डांस करती है। तभी प्रीति की दोस्त लतिका प्रीति के पास ड्रिंक लेकर आती है
और प्रीति को देती है। ले, डांस करके बहुत थक गई होगी ना तू, ले ड्रिंक ले और चिल कर। सच में इसकी तो बहुत ज्यादा ही नीड थी मुझे। इतने दिनों बाद इतना ज्यादा डांस कर रही हूँ, सच में बहुत मजा आ गया। और इतने दिनों बाद मैं तुम सबसे मिल रही हूँ। ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। इतने दिनों बाद पुराने दोस्तों से मिलने का अलग ही मजा है। अच्छा हुआ पूजा ने बर्थडे की पार्टी दी, वरना तो हम सब मिल ही नहीं पाते। हाँ, वैसे केक कब कटेगा? टाइम तो हो गया केक कट करने का। बस थोड़ी ही देर में केक कटेगा शायद। सही है, अब जल्दी से केक कट कर और फिर मैं जाऊँ भी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर में केक कट होता है कि प्रीति अपने बैग में अदरक की चटनी ढूंढने लगती है। लेकिन जब प्रीति को अदरक की चटनी नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाने लगती है और जिसे देखकर पूजा उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ तुझे? तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? यार, मैं अदरक की चटनी नहीं लाई। क्या? अदरक की चटनी? अरे नहीं लाई तो नहीं लाई, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे मुझे अदरक की चटनी बहुत पसंद है और मैं कुछ भी खाने से पहले बाद में अदरक की चटनी जरूर खाती हूँ। पता नहीं आज कैसे घर पर ही रह गई, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं, इतना परेशान मत हो, घर जाके खा लियो ना। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चल, मेरे बर्थडे का केक कट हो गया है और मैं सबसे पहले तुझे खिलाऊंगी। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मुझे अदरक की चटनी ही खानी है। अगर वो नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं जा रही हूँ घर। अरे यार, रुक जाना मेरे लिए, रुक जाना, आज मेरा बर्थडे है। पूजा के इतना बोलने पर भी प्रीति रुकती नहीं है और सीधा घर चली जाती है। और इसी तरह से प्रीति की अदरक की चटनी खाने वाली आदत दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। प्रीति के चेहरे पर धीरे धीरे करके दाने होने लग जाते हैं। एक सुबह प्रीति के हाथ पर भी जब दाने होते हैं तो वो अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती है। आप मुझे अपना दिनचर्या बताइए कि ऐसी क्या चीज है जो आप रोज खाती हैं, कभी नहीं छोड़ती हैं? डॉक्टर साहब, ये रोज अदरक की चटनी खाती है, ज्यादातर खाती रहती है बल्कि। मैडम, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप अदरक रोज खाती हो। अरे किसी चीज को भी रोज इस्तेमाल करने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों देख लेने चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? ठीक तो तब होता ना जब एक बार पता कर लेती कि रोज अदरक खाने के भी कई नुकसान हैं। अरे रोज अदरक खाने से स्किन प्रॉब्लम, आंखों में रेडनेस, सांस लेने में तकलीफ, खुजली, सूजे हुए होठ, आंखों में खुजली और गले में बहुत परेशानी हो जाती है। देख लिया, मैं तुझे हमेशा मना करती थी, लेकिन तूने मेरी कभी नहीं सुनी और देख, अदरक खाने से परेशानियां होना शुरू हो गई। माँ, मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे अगर पता होता तो मैं खुद ही नहीं खाती ना अदरक। डॉक्टर की बात सुनने के बाद प्रीति को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो हर रोज हर चीजों को खाना शुरू कर देती है जिससे उसकी तबीयत भी ठीक रहे।